चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं या जिसके बारे में हम ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं वो है फूड सेफ्टी लॉ। और वो फूड सेफ्टी लॉ जो है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब किस परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले उस परीक्षा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि फूड सेफ्टी लॉ आ किस परीक्षा में रहा है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की एक परीक्षा होने वाली है जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लेने वाला है। और ये बहुत समय के बाद आई है परीक्षा और बहुत ही शानदार परीक्षा है और बहुत ही शानदार पोस्ट भी है, अच्छा मौका भी है आपके पास। तो ऐसी स्थिति में ये जो पोस्ट है खाद्य सुरक्षा अधिकारी की, जिसकी जो परीक्षा योजना हमको बना के दी गई है, इस परीक्षा योजना के अंतर्गत हमें 2 पेपर देने हैं। एक पहला पेपर देना है जो सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश को पूछा जाएगा। अन्य 2 और टॉपिक भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें मध्य प्रदेश को समाहित किया गया है। ठीक, साथ ही साथ जो दूसरा विषय है, इस दूसरे विषय का नाम दिया है खाद्य विज्ञान एवं तकनीक, यानी कि फूड साइंस, खाद्य विज्ञान यानी कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 10 यूनिट मिलने वाली हैं भाई। ठीक, अब ये जो 10 यूनिट हैं, इन 10 यूनिट से अगर हम देखें तो हमें 300 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 100 होगी। 100 प्रश्न, एक प्रश्न जो रहेगा हमारा 3 नंबर का रहेगा। टोटल हमारे 300 क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएगा। इन 300 पूर्णांक में से आगे चल के हम देखें तो पहला जो पेपर था उसके 150 और दूसरा जो पेपर है उसके 300 मिला के हुए 450 और 50 नंबर का इसमें जुड़ा है आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। टोटल हो गए आपके 500 नंबर। इन 500 नंबर में से रैंक लिस्ट निर्धारित होगी और ऊपर से आने वाले उन सभी व्यक्तियों को, जितनी इसमें पोस्ट दी जाएंगी, उतने व्यक्तियों का चयन कर लिया जाएगा। और मैं पूरे दावे से, पूरे उम्मीद के साथ आपको ये कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ज़रूर आप इस चयन सूची में शामिल होंगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जैसा भी मैंने बताया आपको, जो सबसे पहला पेपर होगा सामान्य वाला, ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश के संबंधित कुछ यूनिट्स होंगी। टोटल मिला के 5 यूनिट होंगी, है ना। मध्य प्रदेश की नहीं होंगी पाँचों, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट की भी होंगी, है ना। और बाकी की 10 यूनिट रहेंगी आपकी सेकंड पेपर की। और इन 10 यूनिट में से 10वां यूनिट जो है उसका नाम है फूड लॉ, यानी कि खाद्य से संबंधित कानून और रेगुलेशन यानी कि विनियमन, प्रमाणन और विकास योजनाएं, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। यानी कि ये जो 10वीं यूनिट है, टोटल 10 यूनिट हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के हमारे इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है वो आपको इस 10 यूनिट के अंदर, 10 यानी कि ये जो 10वीं यूनिट है, इसके अंतर्गत जो खाद्य कानून दिया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ, भारत सरकार ने जो बना के हमको दिया हुआ है, उस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ को आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, जो कि हमारी इस 10वीं यूनिट का हिस्सा है। इस 10वीं यूनिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे को यहाँ पे शामिल करके दी गई हैं, वो ये दी गई हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ, है ना, FSSAI, FSSAI। ये आपने देखा होगा, हर एक जो पैकिंग फूड होता है उसके पीछे साइड ये एक सिंबल के तौर पे आपको बना हुआ दिखता है। यह भारत का मुख्य संस्थान है जो किसी भी खाद्य पदार्थ को क्या देता है, एक सर्टिफिकेट जारी करता है। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ के पीछे आपको FSSAI लिखा हुआ नहीं मिलता है, मतलब वो लोकल है, वो भारत सरकार के द्वारा बनाई इस संस्था के द्वारा प्रमाणित नहीं है। और जब वो प्रमाणित नहीं है तो ऐसी स्थिति में यदि उसका सेवन करते हैं, खाते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पे यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसके लिए हम किस पे केस लगाएंगे,
है ना। तो ऐसी स्थिति में हम जो खाद्य चीज़ें हैं जब हम खाया करें तो हम इस चीज़ को जरूर ध्यान में रख के खाया करें, ये चेक कर लिया करें, साथ ही साथ उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह भी, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं सिलेबस में जोड़ी गई हैं, जिससे एक सामान्य ज्ञान भी विकसित होगा और साथ ही साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए इन तकनीकी ज्ञान को पढ़ना भी बहुत आवश्यक होगा। ठीक है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों में जो मिलावट की बात हो रही है ना, यानी कि हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं, फूड जो हमारे भोजन है, इस भोजन के अंदर जो भी चीज़ें मिलाई जा रही हैं, यानी कि जो फूड है ना, इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, इन सभी चीज़ों को हमको क्या करना रहेगा, एक एक करके क्रमबद्ध रूप से पढ़ना रहेगा और सारी चीज़ें हमारे परीक्षा में शामिल हैं। और इसके अंतर्गत कुछ ऑर्गेनिक एंड जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बाद जो फूड जनरेट हो रहा है वो भी शामिल है। आजकल आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी सीरियल्स के माध्यम से या आप रील्स वगैरह देख रहे होंगे तो उनके माध्यम से आपको पता चल रहा है आजकल एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक बहुत चल रहा है। ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुतायत में ये शब्द हमें सुनने मिलते हैं, देखने मिलते हैं। तो क्या होता है ये ऑर्गेनिक फूड? अच्छा, हम जो खेती करते थे पहले तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हुआ करती थी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो इन आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए उनमें हम कुछ ना कुछ मात्रा में केमिकल मिलाते गए, जिससे उत्पादन बढ़ता गया। और सबसे ज़्यादा ये जो हरित क्रांति भारत में आई है वो कहीं ना कहीं हमारे जो खाद्यान्न समस्या है उसको दूर करने के लिए लाई गई। लेकिन इसी के साथ में इसका दूरगामी जो हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला वो यही था कि केमिकल के ज़्यादा यूज होने से मिट्टी बंजर होने लग गई, मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है वो खत्म होने लगी, मिट्टी को आदत लग गई इस केमिकल की। यानी कि आप ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति चाय पीता है, पहले नहीं पीता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से चाय पीना चालू कर दिया। अब चाय पीते पीते उसको आदत लग गई, लेकिन अब एक दिन इसको चाय नहीं मिली तो सर दर्द हो रहा है। आपने महसूस किया होगा अगर आप भी चाय पीते हैं तो। अब चाय पीने की आदत लगी, चाय नहीं मिली तो उसको क्या है कि अब सर दर्द हो रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही हमारी मिट्टी है, मिट्टी को आदत लग गई केमिकल की जगह आप चाय मान लें, है ना। तो अब मिट्टी बिना केमिकल के उत्पादन क्षमता अच्छी मात्रा में दे रही थी, लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए था, तो ज़्यादा उत्पादन के लिए हमने उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह डाले, पेस्टिसाइड्स डाले, फिर उससे उत्पादन हुआ बहुत ज़्यादा मात्रा में, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब मिट्टी को क्या लग गई है, इसी केमिकल की आदत लग गई है। अब आप इस केमिकल को नहीं देंगे, यूरिया, फॉस्फेट जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है वो नहीं देंगे, पेस्टिसाइड जो केमिकल है वो नहीं देंगे, तो अब मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो गई। मिट्टी उर्वरकता को समाप्त करने के बाद उत्पादन नहीं दे पा रही ज़्यादा। तो अब ऐसी स्थिति में हम वापस बैक टू पवेलियन हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम जो खाद दे रहे हैं वो गोबर वाला दे रहे हैं, जिससे हम अपने उत्पादन जो है उसको भी बनाए रखें और जैविक रूप से बनाए रखें, इसीलिए उसको नाम दे दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उससे जो फूड बनेगा, जो भोजन पैदा होगा वो ऑर्गेनिक फूड होगा, है ना। तो हमें ये ऑर्गेनिक फूड यानी कि जैविक भोजन जो है ये भी पढ़ना है, क्या होता है ऑर्गेनिक फूड। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक चीज और देखिए, आनुवंशिक रूप से संशोधित भोजन यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड है आपका गोल्डन राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड था आपका बीटी बैगन, जिसको आप प्रतिबंधित कर दिया है। थोड़ा हमारे शरीर पर उसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहे थे। ऐसी कई जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास चीजें हैं, फसलें हैं, जैसे एक बीटी कॉटन है। अब कॉटन खाते नहीं है तो चल रहा है, कोई बात नहीं। तो ऐसा जिनके जीन में मॉडिफिकेशन किया जाए वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाते हैं, जिसमें खराब जीन को निकाल कर, जैसे ये हमारा जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोमोजोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोजोम है, जिसे इंग्लिश में गुणसूत्र कहते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं आपके डीएनए और इसी के अंदर पाए जाते हैं आपके जीन। और अगर किसी भी
डीएनए का जीन या किसी भी गुणसूत्र का जीन खराब हो गया है, जो अच्छा उत्पादन नहीं दे रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसी जीन को आपने क्या किया, निकाल दिया, और इसको निकालने के बाद इसमें दूसरा अच्छा वाला जीन डाल दिया। अच्छा वाला जीन डाल दिया तो ये जीन के स्तर पे क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, संशोधित हो गया। तो अब ये जो जीन है वो अच्छा काम करेगा। जैसे जैसे चावल एक विशेष स्थान पर उगाया जा रहा था और उस चावल के अंदर क्या है, विटामिन ए की कमी थी, तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए जो जीन विटामिन ए की मात्रा को बढ़ा सकता था, चावल के अंदर वो जीन डाल दिया, पुराना वाला जीन निकाल दिया। तो ऐसी स्थिति में वो जीन मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई होने से जो फसल बनी वो गोल्डन राइस बनी, क्योंकि हल्के से गोल्डन कलर ले लिया उसने। अब गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा है ना। तो इस तरीके से हमें इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत फूड से रिलेटेड नियम, विनियम, कानून, अधिनियम वगैरह ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। लास्ट में इसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं भी दी है जो फूड से रिलेटेड हैं, फूड सेफ्टी से रिलेटेड हैं। CFTRI, NIFTEM, ICAR, ये इंपॉर्टेंट है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ी भारतीय संस्था जो है वो यही है, ICAR, है ना। DFRL, ये संस्थाएं जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई हैं। ये हमें क्या करनी है, अच्छे से याद करनी। इन संस्थाओं से हमारे परीक्षा में एक आध प्रश्न जरूर आएगा, और ICAR से तो ये मान के चलो एक प्रश्न आना पक्का है। इसमें लिख देता हूं पक्का, ठीक है। तो ये पक्का जो है, उस पक्के को आपको पक्का भी कर लेना है, नहीं तो कच्चे कच्चे में ये निकल जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। तो कुल मिला के हम इसमें जो अपना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ है, कानून जो है, एक्ट जो है, जो कि 2006 में पारित हुआ था, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम क्या कर लेते हैं, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लॉ जो है उसको हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या शामिल है। सबसे पहले तो ये भी देखना हमें बहुत जरूरी है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जो एग्री मालवा आपकी जो इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या ऑफर दे रही है और इस ऑफर से आपका क्या फायदा होने वाला है। तो ये दो बातें भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ठीक है। सभी लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए सभी लोगों के पास संसाधन नहीं है कि सभी लोग घर से निकलकर इंदौर आएं और यहाँ पर बैठ के अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ना उतना मुश्किल और महंगा नहीं है जितना महंगा रहना और खाना है। तो ऐसी स्थिति में उन सभी बच्चों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ऑनलाइन घर पे बैठ के ही पढ़ें और अपना सिलेक्शन, अपनी सीट को सुनिश्चित करें। इसके लिए हमने क्या दिया, उनको एक डेली लाइव क्लास दी है ना। सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज, यानी कि हम जैसे वो लोग जो काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं, जैसे मुझे लगभग हो गए हैं 11-12 साल पढ़ाते हुए, ठीक। यही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कराते कराते लगभग मुझे 11-12 साल हो गए हैं, ठीक। तो ऐसे ही मेरे समान और भी मेरे संगी साथी जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे, है ना। एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज, जिससे आपको पता चले कि वहाँ पे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों के जैसे प्रश्नों की यहाँ पे तैयारी होगी, जिससे आप मजबूत हो जाएं अपने अंदर। यूनिट वाइज टेस्ट, यानी कि जो अभी अपने बात की है कि पहला जो पेपर होगा उस पहले पेपर में 5 यूनिट हैं और जो दूसरा पेपर है उसमें 10 यूनिट हैं, टोटल 15 यूनिट हैं। इन 15 यूनिट को हम एक एक करके क्रमबद्ध रूप से आपके एग्जाम के बहुत पहले कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या रहेगा, आपको रिवीजन करने का बहुत अच्छा समय भी मिल जाएगा, ठीक है। फूड साइंस एंड एमपीजी के दोनों की क्लास होगी यहाँ पे, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा 2025 में जो लगभग मई जून के आसपास होगी, वो जो परीक्षा है आपकी, उसके लिए एक स्पेशल 50% डिस्काउंट भी जारी किया गया है। तो आज आप 50% डिस्काउंट के साथ एग्री मालवा जो एकेडमी है उसके माध्यम से अपना एनरोलमेंट करवाएं और इन नीचे लिखे हुए नंबर के माध्यम से आप हम तक अपनी जो जानकारी है, अपनी समस्या जो है वो पहुंचा सकते हैं, ठीक।
जिसको आप उपयुक्त तरीके से अपने समाधान को प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा आपको वादा है। ठीक, अब अपन आते हैं अपने इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ पर। तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो लॉ है, जो कानून है ना। अच्छा, एक मूवी देखी होगी आपने, दामिनी, शायद दामिनी ही नाम है, जिसमें सनी देओल साहब बोलते हैं कि साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है, यहाँ नहीं मिलता तो न्याय नहीं मिलता और सब मिलता है। ठीक, तो ये जो कानून है वो वाला कानून नहीं है, ये वाला कानून उस वाले कानून से अलग है, लेकिन ये जो कानून है वो आपको फूड के प्रति सेफ्टी दिलाता है, इसलिए इसका नाम है फूड सेफ्टी। और भोजन को एक निश्चित मानकों के आधार पे ही पकाना चाहिए, उसके वैज्ञानिक जो स्टैंडर्ड हैं वो भी इसमें बताए गए हैं, है ना। जैसे आप मान के चलो चिप्स खाते हैं या आप कोई भी मार्केट से डब्बा बंद भोजन लेते हैं जिसको आप खाते हैं, तो उसको बनाने का, प्रिजर्व रखने का प्रोसेस जितना भी है वो सब वैज्ञानिक रूप से स्टैंडर्ड होगा, जिससे वो फूड आपके लिए सेफ रहे, खाने योग्य रहे। तो इस अधिनियम के अंदर इन सभी बातों को 101 धाराओं के अंतर्गत बताया गया है। ठीक, यानी कि इसके अंतर्गत कुल कितनी धाराएं हैं? 101 धाराएं। धारा क्या होती हैं? धारा मतलब सेक्शन। धारा क्या होती हैं? सेक्शन, यानी कि 101 सेक्शन है ना। 101 सेक्शन यानी कि 101 धाराएं हैं, है ना। जब आप देखते होंगे किसी भी व्यक्ति पे कोई केस लगता है तो उस पर धाराएं लगा देते ना, दफा 302, दफा इतना, दफा ये, दफा वो। दफा यानी कि धारा, है ना। और जो कोर्ट में जज साहब उसको सजा सुनाते हैं कि दफा इतने के तहत आपको इतना इतना जुर्माना और इतने इतने वर्षों का कारावास की सजा सुनाई जाती है ना। तो ये जो दफा को हम सामान्य भाषा में कहते हैं धारा, और धारा को इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन, है ना। और इसके अंदर कितने सेक्शन है? 101। अब ये 101 पूरे याद नहीं करने हैं, कौन से करने हैं, कितने करने हैं, ये मैं समय समय पर पढ़ाते समय आपको बताता जाऊंगा कि भैया ये फलाना वाला इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, ये फलाना वाला डिगाना वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना। तो समय समय पर मैं आपको बताता जाऊंगा, जिसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है या छोड़ देना है, तो ये आपको ध्यान देना है। ठीक, जिसको समय समय पे मैं बताऊंगा। अच्छा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो लॉ है, ये जो लॉ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ यानी कि कानून, अधिनियम, ये वर्ष 2006 में पारित किया गया। वर्ष 2006 में जब ये लागू किया गया तो ये वर्ष 2006 का 34वें नंबर का अधिनियम था, है ना। अच्छा, ये अधिनियम कानून जो है वो संसद पारित कर रही है ना। संसद के दोनों अधिवेशन में इनको एक एक करके रखा जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि इसको लोकसभा में भी रखा जाए कि राज्यसभा में ही रखा जाए, पहले किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन जहां पहले में रखा जाएगा तो उसके बाद ये दूसरे में भी जाएगा। दोनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, राष्ट्रपति जी अपने इस पे हस्ताक्षर करके इसको मंजूरी देंगे, और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ जो है उस पर राष्ट्रपति जी ने साइन जो किए हैं वो अगस्त 2003 में किए हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है भैया। अगस्त 2003, सॉरी 23 अगस्त 2006 में, थोड़ा गलत बोल गया, 23 अगस्त 2006 जो है, 23 अगस्त 2006 के अंतर्गत राष्ट्रपति जी ने इस पे साइन करके इसको मंजूरी दे दी। लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। लागू कब होगा? जब इसको गजट में पारित किया जाएगा। गजट यानी कि राजपत्र में, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई इसको 23 अगस्त 2006 को दी गई है। 2006 में 34वें नंबर का ये अधिनियम है। इसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, और राजपत्र में इसको पारित किया गया है कब? 24 तारीख को, है ना। अगले ही दिन इसको पारित किया गया है, और अगले ही दिन से ये क्या हो गया है, हमारे देश में लागू हो गया है। और राजपत्र का जो खंड है वो भाग 2 खंड 1 की संख्या 40 के अंतर्गत इसको पारित किया गया, लागू किया गया है। इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ 2006 में पारित किया गया था। 34वें नंबर का 2006 का एक्ट है। 2006 के बाद 2007, 8, 9, 10 लगातार हर साल एक्ट बन रहे हैं। तो 2006 के 34वें नंबर का है, ठीक। इसको राष्ट्रपति ने साइन जो किया है 23 अगस्त को किया है, और राजपत्र में जब ये शामिल हुआ है तो 24 तारीख को शामिल हुआ है, अगले ही दिन शामिल हुआ है, और अगले ही दिन से ये लागू है।
इस अधिनियम के अंदर जैसे मैंने बताया 101 धाराएं हैं, सेक्शन हैं और टोटल 12 चैप्टर हैं। जैसे आप संविधान पढ़ते हैं ना, तो संविधान के अंदर हम देखते हैं कि संविधान के अंदर हमारे 22 भाग है ना, फिर बीच में संशोधन करके और भी जोड़े गए, और 22 भाग के साथ साथ इसमें हमारी कुछ पहले 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, अब 12 हैं। फिर उसके बाद उस 12 भाग के अंदर एक एक करके क्या जोड़े गए हैं, एक एक करके जोड़े गए हैं आपके अनुच्छेद। तो वैसे ही यहाँ पे जो एक्ट है यानी कि कानून है, कानून के अंदर क्या होते हैं, कानून के अंदर होती हैं धाराएं, ठीक है। धारा यानी कि ये मान के चलो संविधान में जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वैसे ही यहाँ पे धाराएं हैं कानून में। जैसा आपके संविधान के अंदर क्या है, भाग हैं, है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या है, अध्याय हैं, ठीक है। तो जैसे संविधान में आपके भाग शामिल हैं, वैसे ही यहाँ पे अध्याय, उनको अध्याय चैप्टर बोलते हैं। तो चैप्टर कितने हैं, 12 चैप्टर हैं, ठीक है। धारा कितनी, 101 धारा। जैसे संविधान के अंतर्गत आपके अनुसूचियां होती हैं, क्या होती हैं संविधान के अंदर, अनुसूचियां, अनुसूची यानी कि शेड्यूल जो होती हैं, जैसे 8 शेड्यूल हुआ करती थी पहले, फिर 10, 11, 12 अब बन गई हैं, है ना। तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। वैसे ही कानून में भी अनुसूचियां होती हैं, लेकिन इस कानून के अंदर केवल 2 ही अनुसूची हैं। कितनी हैं, केवल 2 ही शेड्यूल शामिल की गई हैं, ठीक। पहला शेड्यूल क्या बताता है, पहला शेड्यूल ये बताता है कि संपूर्ण भारत को 5 जोन में बांटा जाएगा। अब मध्य प्रदेश कौन से जोन में, तो मध्य प्रदेश तीसरे जोन में। एक एक करके सारी बातें एक एक करके आपके सामने आती जाएंगी। अगर आपको ये सारी चीजें लिखनी है तो मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको लिख लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम के अंदर अन्य बातों पे। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर 12 क्या है, चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, उसके अंदर कितने कितने सेक्शन हैं, इन सब पे बात करेंगे। बात करने के पहले हम थोड़ा एक अलग तरीके से ये भी देखें, जैसे संविधान की प्रस्तावना होती है वैसे ही इसका भी एक क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ये भी तो कुछ कह रहा है हमसे कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लॉ हम क्यों बना रहे हैं। तो इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन वो ये बता रहा है कि खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करना, यानी कि भोजन को बनाने, डब्बा बंद जो पैकेट है उनको बनाने के लिए जितने भी विधि होंगी, जितने भी प्रोसेस होंगी साइंटिफिकली, उन सब को, है ना, टू स्टैब्लिश द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इन सब काम को करने के लिए हम क्या बनाएंगे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाएंगे, एक प्राधिकरण बनाएंगे, ठीक है। और वो काम क्या करेगा, वो काम करेगा खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक आधारित यानी कि साइंटिफिक जो स्टैंडर्ड है वो तैयार करेगा, है ना, अधिकथित करने और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय, आयात आदि से संबंधित नियम बनाएगा। यानी कि हमको इंटरनेशनल मार्केट से कोई चीज मंगानी है तो उसके नियम बनाएगा, ठीक है। हमको मार्केट में बेचनी है तो उसके नियम बनाएगा। हमको कोई चीज कोल्ड स्टोर में रखनी है, स्टोरेज करना है, भंडारण करना है, तो उन सब के समय समय पर अपने अपने हिसाब से नियम कानून बनाए जाएंगे। और इन नियम कानूनों को कोई तोड़ेगा तो इसी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो एक्ट है इसके अध्याय 9 में उस पे पेनल्टी या उसमें जो भी दंड होगा उस दंड का प्रावधान किया गया है ना। तो ये सारी बातें बताई गई हैं। साथ ही साथ क्या है, इसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद यानी कि सेफ भी हो और हेल्दी भी हो, है ना, खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित उनके अनुसांगिक यानी से जुड़े हुए और भी कई अन्य जो विषय हैं उन सभी का इसमें उपबंध किया गया है। यानी कि उन सब बातों को इसमें जोड़ा गया है जिसके माध्यम से फूड की सेफ्टी आपको दी जाएगी। फूड की सेफ्टी दी जाएगी तो आप आंख बंद करके उसको खा लें। यदि फिर भी आप बीमार होते हैं, तकलीफ होती है, कुछ होता है, तो इसके संदर्भ में वहां पर उस कंपनी को, उस व्यक्ति को, उस निर्माता को, उस भंडारण करने वाले व्यक्ति को, उन सभी को जो इस प्रकार से फूड के संबंध में क्या कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, तो उसको पेनल्टी दी जाएगी, उसको सजा दी जाएगी, उससे जुर्माना लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आगे कोई ऐसा ना करे, तो दंड का प्रावधान भी है उनके लिए, ठीक है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं। आगे देखा जाए तो ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लॉ है, तो भारतीय गणतंत्र के 57वें वर्ष यानी कि 57 ईयर्स ऑफ गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक डे के 57वें वर्ष में हमने क्या किया है, इसको लागू किया है। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, तो यही आएगा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लॉ को किस वर्ष लागू किया गया, तो आप बताएंगे 2006। ये 2006 जो है वो हमारे कौन से गणतंत्र दिवस का हिस्सा है, तो 57वें वर्ष का हिस्सा है, रिपब्लिक डे है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चीजें याद करनी है। ठीक, अब बात करते हैं एक एक करके अध्याय की। तो पहला अध्याय और आखिरी अध्याय, पहला अध्याय और आखिरी अध्याय हर एक एक्ट के लगभग समान होते हैं। इस दुनिया में, इस दुनिया छोड़ो, भारत के अंदर जितने भी एक्ट बनाए जाते हैं उन सभी एक्ट के पहले अध्याय को और आखिरी अध्याय को लगभग एक जैसा ही बनाते हैं। पहले अध्याय के अंतर्गत 3 धाराएं होती हैं, इनका नाम होता है प्रारंभिक, और 3 धाराएं हैं। इन 3 धाराओं में से जो पहली धारा है वो ये बताता है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा, इस अधिनियम का विस्तार कहां कहां तक होगा, यानी कहां कहां पे ये लागू होगा, और ये कब से लागू होगा। इन तीनों बातों को धारा नंबर 1 में लिखा जाता है। कोई सा भी अधिनियम आप उठाओगे, हर अधिनियम की धारा 1 में यही 3 बातें बताई जाएंगी। अब अलग अलग अधिनियम के संबंध में अलग अलग बातें हैं। जैसे इस अधिनियम के अंतर्गत जो पहला जो धारा है उसमें उसका नाम क्या जोड़ा गया, उसमें नाम जोड़ा गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। हिंदी में अगर बोलें तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। इस अधिनियम का पूरा नाम ये होगा। दूसरा, लागू कहाँ है, तो ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। कुछ कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं ना जो इसमें लिख देते हैं कि यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होगा। अब ठीक है, इस संदर्भ में यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप बता देना कि यह संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित सभी जगह लागू है। ठीक, लागू कब से है भैया, लागू है 24 अगस्त से। तो ये 24 अगस्त 2006 से लागू है, तो ये डेट इसमें। फिर इसी प्रकार से एक एक करके इसमें और अन्य धाराएं हैं। जैसे 1 से लेकर 3 धाराएं जो हैं वो अध्याय 1 में हैं, और तीसरी जो धारा है, धारा नंबर 3 है ना, धारा नंबर 3, तीसरे नंबर की जो धारा है, ये सभी अध्याय जितने भी होते हैं, सभी अधिनियम जितने होते हैं, उनमें तीसरी धारा जो है लगभग सेम होती है, और वो यही बताती है कि इस अधिनियम के अंदर कहाँ कहाँ किन किन शब्दों को परिभाषित किया गया है ना। जैसे कि इसमें दिया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो उस फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या मतलब है वो भी परिभाषित किया गया है ना। विज्ञापन कैसा होना चाहिए, विज्ञापन को परिभाषित किया। हर एक शब्द जो इसके अंदर स्पेशली जोड़े गए हैं उन सभी शब्दों को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। और कितने, लगभग 52 शब्दों को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। परीक्षा में ये पूछा जाए कि इस अधिनियम के अधीन रहते हुए धारा 3 की उपधारा 1 के अंदर कुल कितने शब्दों को परिभाषित किया गया है, आप बताएंगे 52 को। हाँ, कभी ये पूछ ले कि ये वाला शब्द कहाँ परिभाषित है, तो आपको फिर वो सीक्वेंस वाइज याद करना होगा। आगे अधिनियम के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो वो याद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय 2 जो है, इस अध्याय 2 के अंदर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो आपका अथॉरिटी बनाई जाएगी, है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस अथॉरिटी प्राधिकरण की जो स्थापना की जाएगी और इसके संबंध में इसके अध्यक्ष कौन होंगे, सदस्य कौन होंगे, कार्य प्रक्रिया क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, शक्तियां क्या होंगी, इन सब बातों पे जो चर्चा की गई है वो अधिनियम की धारा 4 से लेके 17 तक की गई है। कहां से की गई है, 4 से लेके 17 तक। ठीक, तो ये याद रखना है। अध्याय 3 जो है वो ये बताता है खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत, यानी कि फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो साइंटिफिक लॉ हैं उनके बारे में बात की गई है अध्याय 3 की धारा 18 में। धारा 18 याद रखना। ठीक, चौथे नंबर का जो सेक्शन है वो बताता है खाद्य पदार्थों के बारे में जो साधारण उपबंध यानी कि जनरल प्रोहिबिशन
जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग फूड आइटम्स, यानी कि भोजन से रिलेटेड जो जनरल प्रोविजन है, उपबंध है, सामान्य जो बातें हैं वो बताई गई हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन देखें 5वें में तो आयात से संबंधित उपबंध। आयात यानी कि जो दूसरे देश से हम चीजें मंगा रहे हैं, दूसरे देश से जो चीजें मंगा रहे हैं वो हमें आयात करना पड़ती हैं, उसके लिए क्या क्या नियम बनाए गए हैं वो धारा 25 बताएगी अध्याय 5 के अंतर्गत, है ना। अध्याय 6 ये बता रहा है खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेष उपबंध और दायित्व। ये विशेष उपबंध और दायित्व जो हैं, स्पेशल अथॉरिटी और जिम्मेदारियां जो हैं, है ना, रिगार्डिंग फूड, भोजन से संबंधित, खाद्य की सुरक्षा से संबंधित जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर 26, 27 और 28 में दी गई हैं। इनके अंदर की जो बातें हैं एक एक करके हम बहुत डीप में पढ़ते जाएंगे। अभी मैं आपको केवल समरी बता रहा हूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो लॉ है, जो कानून है, जो अधिनियम है, उसके अंतर्गत टोटल 101 धाराएं, 12 अध्याय और 2 अनुसूचियां हैं। अब 12 अध्याय के नाम क्या क्या हैं और उनके अंदर कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, इन कौन कौन सी उसके अंदर धाराएं हैं, इन पे हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक। और इसकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी, आपको हमारे ऑफलाइन बैच में भी मिलेगी, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं उन पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ऑफलाइन पढ़िए। यदि आप इंदौर नहीं आ सकते हैं तो आप घर बैठे हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके घर पे पढ़ाई कीजिए। ये सारी चीज़ें डीप में आपको एप्लीकेशन और ऑफलाइन दोनों में पढ़ाई जाएंगी। अगला अध्याय 7 जो है वो बताता है अधिनियम का प्रवर्तन, है ना, जो कि 29 से लेके 42 तक की धाराएं समाहित हैं उसमें। अध्याय 8 जो है वो खाद्य के विश्लेषण की बात करता है, यानी कि जो भोजन है उसके विश्लेषण की बात की जाएगी, है ना, यानी कि फूड का एनालाइज किया जाएगा, एनालिसिस ऑफ फूड, तो ये बातें की जाएंगी इसमें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करेंगे तो हमारा आता है अध्याय 9, और ये मान के चलो अध्याय 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्याय 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमारे परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि इसमें अपराध और शास्ति, अपराध यानी कि जो क्राइम है ना, और जो शास्ति है, शास्ति यानी कि जो पेनल्टी है, वो पेनल्टी अगर कोई अपराध करते हो आप, है ना, कोई मिलावट करते हो भोजन में, किसी प्रकार का दूषित करते हो भोजन को, तो उसके संबंध में जो सजा का प्रावधान है वो अध्याय 9 में है। जो आपसे पेनल्टी ली जाएगी, जो आपसे वसूला जाएगा पैसा, वो अध्याय 9 में, किस अपराध के लिए कितना पेनल्टी लगनी है ये बताया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला है न्याय निर्णय, यानी कि ऐसी स्थिति में निर्णय करने के लिए खाद्य जो सुरक्षा अधिकारी है उसको आप अपील करेंगे, है ना, फिर वो आपके जो भी अपील किए जाएगा उस पर विचार करेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा, फिर उसमें आपका पक्ष मजबूत होगा तो आपको न्याय दिलवाएगा, है ना। जो कि जिला मजिस्ट्रेट जो होगा, अपर जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी का कोई व्यक्ति, वो बैठेगा और आपके इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेगा और आपकी सुनवाई जब होगी तो आपको न्याय दिलवाएगा। अगला ये है कि वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट, यानी कि जब ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी, अधिकारी नियुक्त होंगे, तमाम चीज़ें होंगी, तो ये काम करने के लिए इनको पैसा चाहिए, पैसा दिया जाएगा, फिर इन पैसे का रिपोर्ट भी देखी जाएगी, भैया सही जगह पे यूज़ किया है कि नहीं, जनता का पैसा है, जनता कल्याण में इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों की जांच की जाएगी। लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट किया जाएगा, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे सब जांच करेंगे, और ये जो जांच होगी वो सेक्शन नंबर 81 से लेके 84 तक के सारी चीज़ें हैं, जिसमें जो 81 है वो आपके बजट का प्रावधान करता है। अच्छा, ये बजट कौन सा है? ये बजट वो नहीं है जो आम बजट, रेल बजट आपने सुन रखे होंगे, है ना, ये वो बजट नहीं है। ये फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जुड़े हुए बजट की बात कर रहा है, उनके वित्त की बात कर रहा है, उनके पैसों की बात कर रहा है। फिर वो काम करेंगे, काम करने के बाद उनकी ऑडिट की जाएगी। ऑडिट कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करेगा, है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करेगा। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं, ठीक है, तो ये याद करना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 11 नंबर का। फिर 12 नंबर में प्रकीर्ण यानी कि इससे जुड़े हुए मिसलिनियस प्रावधान कि इसके अंतर्गत सरकार अपना बचाव करेगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अधिकारी और तमाम चीजें इसमें एक एक करके जोड़ी गई हैं, है ना।
और ये जितने भी चीजें हैं ये 85 से 101 तक हैं, है ना। तो मैंने आपको पहले बताया अध्याय 1 और अध्याय कौन सा लास्ट वाला, तो पहला और आखिरी अध्याय अधिकांशतः सभी अधिनियम के लगभग सेम होते हैं। आगे पीछे हो सकती हैं चीजें थोड़ी, लेकिन प्रावधान लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला देखेंगे, तो इसके अंदर आपके हो गए हैं कितने, 12 अध्याय हो गए हैं। 12 अध्यायों के अंतर्गत 101 धाराएं हो गई हैं। अब बची 2 अनुसूचियां। जैसे मैंने बताया पहली अनुसूची के अंदर संपूर्ण भारत को 5 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे जोन के अंदर शामिल है। तो देख लेते हैं तीसरे जोन के अंतर्गत, जैसे पहले जोन के अंतर्गत आपको जो दिए गए हैं वो दक्षिण के राज्य दिए गए हैं, दूसरे जोन के अंदर आपको उत्तर के राज्य दिए गए हैं, तीसरे जोन के अंतर्गत जो राज्य दिए गए हैं वो बीच वाले दिए गए हैं, जिसमें से आपका मध्य प्रदेश भी है, ठीक है, और साथ ही साथ अन्य 6 भी हैं। तो ये याद पूछ सकता है, ये भी याद रखना कि बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये 7 राज्य जो हैं वो तीसरे नंबर की किसमें है, अनुसूची में है। चौथे नंबर की अनुसूची में 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, और उसमें आपका सिक्किम भी जुड़ा है, तो टोटल 8 हो गए। फिर बच जाता है आपका केंद्र शासित प्रदेश वाला। तो अगला सेक्शन, अगला जो आपकी अनुसूची है वो 5वां जोन जो है, मतलब पहली अनुसूची का 5वां जोन जो है वो इसमें जोड़ी गई है आपकी, क्या जोड़ी गई इसमें आपकी, एक जोन, जो 5वां जोन जो है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया है। अब इसमें आप देख रहे होंगे सर, इसमें दिल्ली और लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली और चंडीगढ़ और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसमें 2 तो है ही नहीं केंद्र शासित प्रदेश। 2 कौन कौन से, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाँ याद आ गया आपको, मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की। क्यों, क्योंकि ये अधिनियम भाई साहब 2006 में बनाया गया है और अभी की बात है ना, उनको अलग किया गया है। तो ये 2006 के अकॉर्डिंग ये जोन जो है वो डिवाइड किए गए हैं, है ना। लेकिन अगर पूछ ले तो भी आप बताएंगे कि वो इसी के अंदर शामिल है, वो राज्यों में शामिल नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी अनुसूची ये बताती है कि इस अधिनियम 2006 के आने के पहले भोजन से रिलेटेड सरकार के द्वारा कई ऐसे आदेश पारित किए गए होंगे, उन सभी आदेशों को इसके अधीन रहते हुए लागू करवाया जाएगा। यानी कि इन सब चीजों के ऊपर क्या होगा, आपका ये फूड सेफ्टी कानून होगा, है ना। जैसे बनाया गया था खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, और ये जो है 54 जो है वो 37 नंबर का अधिनियम बनाया गया था शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही। तो अब जितने भी अधिनियम, नियम, आदेश, सारी चीजें हैं वो किसके अधीन शामिल हो गई हैं, वो शामिल हो गई हैं आपके फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लॉ। अब वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे ये सारी चीजें हैं, ठीक। तो इसके अंदर पूर्व विधियां जो हैं वो शामिल की गई हैं, है ना, पूर्व विधियां इसमें शामिल की गई हैं। अब इसके बाद क्या है आपका, यही सारी चीजें आपको इंग्लिश में बताई गई हैं। और यहाँ पे आपका आज का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम FSO यानी कि फूड सेफ्टी जो ऑफिसर है उसकी तैयारी तो करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ RAEO, SADO, MP टेट वर्ग 1, इन सब परीक्षाओं की भी तैयारी हम बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको करवाते हैं, जिससे आप अपने उद्देश्य में पास होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, ठीक। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे हो जाता है समाप्त। आगे हमसे जुड़ने के लिए लगातार हमारे YouTube चैनल, एप्लीकेशन या नीचे दिए हुए नंबर के माध्यम से हमसे जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। जय हिंद।